हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी अग्रवाला एंड मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ सीएस कंपनी लॉ का आपका एग्जीक्यूटिव का कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका मीटिंग्स वगैरह का जो चैप्टर है उसमें उसके बेसिस में मैं थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि बच्चे ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है ये बहुत मार्क्स कैरी करते हैं। और फिर से मैं बोलूंगी, मैं बार बार बोलूंगी, सिलेक्टिव स्टडी मत करो। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये पढ़ के जाते हैं सेक्शंस। यू नेवर नो व्हाट आईसीएसआई थिंग्स, यू विल नेवर नो। उनको भी पता है कि उनको भी पता है, बच्चों को पता है कि रिलेटेड पार्टी इंपॉर्टेंट है, फिर डिविडेंड का ये इंपॉर्टेंट है, लोन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऑब्वियसली मैं बोलूंगी एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजन का मतलब क्या होता है। एग्जाम से पहले दिन आप समझ लो दोनों ग्रुप दे रहे हो, एग्जाम से पहले दिन आप वो वाला प्रोविजन सब ज्यादा पढ़ के जाओ, आपके पास टाइम नहीं होगा। और आप एक ग्रुप भी दे रहे हो तो भी आपके पास 1.5 days होता है, तो उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता है अभी, क्योंकि दिसंबर में आपकी एग्जाम्स है जिनकी 5:15 तक एग्जाम है। घर आते आते, घर या पीजी हॉस्टल जो जहाँ रहता है, आते आते उसको आराम से सबका अपना अपना टाइम लग जाता है ना। अब मैं तो पीजी में रहती थी, तो मुझे एग्जाम टाइम में पीजी में रहती थी या फिर अपनी दीदी के घर पे रहती थी। तो दीदी के घर पे भी रहती थी तो दूर पड़ता था। आते आते तो 5:45, 5 बजने में 6 बजने में 5:50 तक हो जाता था मुझे। हाँ, फिर आओ, मैं लंच करके नहीं जाती थी क्योंकि मुझे लंच करने से नींद आती है। तो मैं लंच आके फिर खाना खाती थी, खाना वाना खाती थी। 6:15, 6:20 हो जाता था। फिर नेक्स्ट डे का एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करूंगी। हाँ, तो आज 7 बजे पढ़ने बैठती थी। तो बात ये है कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तब आप वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख के जाओ, क्योंकि हाँ, ये सब में से ये सारे जो टॉपिक्स है इसमें से एटलीस्ट 3-4 टॉपिक तो पूछेंगे। तो मुझे ये रिकॉर्ड है क्या। ठीक है, ऐसे करके पढ़ाई किया जाता है ना कि आज ही नवंबर, अभी दिसंबर आ गया आपका, या फिर अभी एग्जाम के 1 महीने है, एग्जाम के 1.5 महीने है, अगर इंसान एग्जाम के 20 दिन है तो अभी आप इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ही पढ़ोगे। हाँ, उस प्रोविजंस को एग्जाम टाइम में और ज्यादा बेहतरीन करो 1.5 दिन में। ऐसे होता है चीजें। ठीक है ना, कि पहले दिन ही बैठ जाओ पढ़ने के लिए। और मैं बोलती हूँ ना, हमेशा मैं प्रॉपरली सिर्फ यूट्यूब से मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने यूट्यूब में मदद ली है। यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखी है, मैंने सॉर्ट आउट किया कि किस क्या पसंद है क्या नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत थॉरोली खुद से सेल्फ रीडिंग करी थी। ठीक है, आपका बेयर इट लेके ये सब पढ़ के पूरे एक एक मॉड्यूल का एक एक लैंग्वेज मैंने पढ़ा था। मॉड्यूल इज द बेस्ट थिंग। मॉड्यूल में बस बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाइड करके आपको मिल जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत लकी हो कि टीचर्स आपको ऐसा बना के दे रहे हैं और आप अफोर्ड भी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई उनको आपको उनका सोचना चाहिए ना, दे आर गिविंग यू मनी। और जो बच्चे अभी भी, मुझे पता है बहुत बच्चे, कितने लोग हैं जो खुद से अर्न करके भी कर रहे हैं, तो लाइक यू आर डूइंग गुड, अगर आप टीचर्स के भी नोट्स ले रहे हैं, लेकिन मॉड्यूल में भी ध्यान दो, मैच कर लेना कि सब कुछ है ना, नहीं है रिपीटेड चीजें। पर एकदम मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगी, कभी भी एडवाइस नहीं, सिलेक्टिव स्टडी आप पूरा पढ़ के जाओ। एग्जाम के दिनों में आप वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, क्योंकि इतना मिलता नहीं है, टाइम नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट में आपका दिक्कत हो जाता है। तो एग्जाम के दिनों में डेफिनेटली आप लोग ये कर सकते हो, है ना। कुछ कुछ स्पेशल स्पेशल टॉपिक सब सब्जेक्ट्स का, कि हाँ भाई इससे तो पूछता ही है, हाँ भाई इससे तो पूछता ही है। तो ये सब चीजें मैं देख लेती हूँ, मैं देख लेता हूँ फॉर्म नंबर वगैरह क्या 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 क्या। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी एग्जाम से पहले भी एक बार ना अमेंडमेंट्स चेक करके जाना, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया कैसे पढ़ता है? पहला दिन ही बैठना नहीं है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में माथा लगाने पे। ठीक है, सब कुछ कुछ चीजें ध्यान रखो, हो जाएगा, सबका हो जाएगा। सिलेक्टिव स्टडी करके एक बार पास हो सकते हो आप। और पूरा थरो पढ़ो, टीचर्स ने आपके अपने अपने टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे अच्छे बुक्स निकलते हैं, बताओ उन लोग इतने मेहनत करते हैं। तो आप पढ़ो, पूरा पढ़ो, सिलेक्टिव क्यों पढ़ना है बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं, हम रिजोल्यूशंस पे आते हैं। ये रिजोल्यूशंस का चार्ट हम रुक के पढ़ेंगे, उससे पहले कितने टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं। रिजोल्यूशन मात्र केवल ऐसे देखा जाए तो दो होते हैं, ऑर्डिनरी स्पेशल, और एक होता है जिसमें स्पेशल नोटिस चाहिए होता है। तो दो ये हम अपना थोड़ा मेन है, और इसको एक ही सेक्शन में बांधा गया है, सेक्शन 114। ठीक है, अब आ जाओ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है बच्चों। आप ऑर्डिनरी सुनते हैं ना, हम लोगों के एक दिमाग में एक एक हम साइकोलॉजिकली हम ऐसे बने कि ऑर्डिनरी देखते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, स्पेशल देखते स्पेशल। पर यहाँ ऐसा नहीं है, कंपनी लॉ में ऑर्डिनरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी कब होता है? इट शेल बी एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इफ द नोटिस दिया गया है आपको, देखो, इफ द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन, नोटिस दिया गया है एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द, अब आप देखो, आप जब पढ़ते हो, पढ़ने का मैं बाद में बताती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द वोट्स कास्ट वेदर ऑन ए शो ऑफ हैंड्स और इलेक्ट्रॉनिकली, हो चाहे पोल में हो, एज द केस में भी, votes cast in favor of the resolution, including the votes cast, if any, by the chairman, members who, being entitled to do so, vote in person or where proxies are allowed by proxy or by postal ballot, exceed the votes, if any, cast against the resolution by members so attended. बताओ, आप ऐसे आप पढ़ लोगे फिर आपका दिमाग खराब। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ना कैसे है। मैं आपको पहले बता देती हूँ यहाँ में क्या बोल रहे हैं। पहले तो पढ़ना कैसे, मतलब पहले तो आप देख रहे हो ना, आपने इतना पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, इन फेवर ओवर कुछ मिली। अब ये वाला चीज मार्क करो, क्या बोला है? वोट्स कास्ट बाय द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन exceeds the votes cast, if any, against the resolution. तो वोट्स कास्ट इन फेवर, आप रुको, मैं उसमें भी आऊंगी। वोट्स कास्ट इन फेवर, सपोज सपोज आपके 100 पीपल है, 100 मेंबर्स है, सबने वोट दिया है, सबने वोटिंग करी है, सबने यस नो फॉर अगेंस्ट, तो समझ लो 51 ने बोला कि यस इन फेवर है, 49 ने बोला दे आर नॉट इन फेवर। तो वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एक्सीड द वोट्स कास्ट, इफ एनी, अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अगेंस्ट द रिजोल्यूशन से एक्सीड हो रहा है, अगेंस्ट द रिजोल्यूशन से एक्सीड हो रहा है, बस। वोट्स कास्ट एक्सीड द वोट्स कास्ट, इफ एनी, अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। इधर हो गया, आप ये भी मार्क कर लो। अब क्या बोले यहाँ पे, देखो, वोट्स कास्ट। अब वोट्स कैसे कास्ट हो सकते हैं? वेदर ऑन ए शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, पोल में भी हो सकता है, जैसा भी है, इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट, चेयरमैन भी कास्ट करे वो भी माना जाएगा, मेंबर्स लोग भी कास्ट करे जो भी, वो भी माना जाएगा, वोट इन पर्सन हो, प्रॉक्सी हो, जैसा भी हो, पोस्टल बैलेट हो, जो भी हो, एंड सो एंटाइटल इन वोटिंग, जो वोटिंग करने लायक है, मतलब दिया गया है। द मेथड ऑफ वोटिंग मस्ट बी थ्रू शो ऑफ हैंड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी हो सकती है, पोल हो सकती है, जो भी मेथड परमिटेबल है, या पोस्टल बैलेट भी हो सकता है। द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ओनली द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड एंड वोटिंग आर टू बी काउंटेड। इसका मतलब क्या है? हेंस द पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, आपने बहुत बार सुना होगा ना, इंडिया ये जगह में, इंडिया का कोई भी यूएन वगैरह में वोटिंग होती है कंट्री के बीच में, इंडिया कभी कभी एब्सटेन भी करता है। तो मतलब जो इसका एब्सटेन मतलब उन्होंने हाँ भी नहीं बोला, उन लोग चीजों के अगेंस्ट में भी नहीं है, फोर में भी नहीं, उन्होंने बोला हम थोड़े पीछे रहते हैं अभी, मतलब हम नहीं करेंगे कुछ, हमारा कोई वो नहीं, मंतव्य नहीं है तो एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग मतलब जिन्होंने बोला कि वोटिंग नहीं किया, जिन्होंने, और आर नॉट अलाउड टू वोट, इन लोगों को आर नॉट टू बी काउंटेड। ऑब्वियसली जो लोग अलाउड नहीं है वोटिंग के लिए, उस मेंबर्स, मतलब 100 में से समझ लो, दो ने वोटिंग से एब्सटेन किया, तीन ने वोटिंग के लिए एंटाइटल नहीं है, तो अब मेंबर्स 95 ही होगा, अभी 95 के भीतर होगा, वोट्स कास्ट अगेंस्ट और वोट्स कास्ट वो वाला, ठीक है। wherever a provision for the act or article simplify provisions for passing a resolution by the company or authority given by the company general meeting or without mentioning the nature of, अब ये सब क्या, मैम हम ये सब कैसे पढ़ेंगे? मैम आपने ये सब कैसे पढ़ लिया खुद से? मैंने कंपनी लॉ का क्लास जरूर लिया था, बट मैं पढ़ती भी थी जाके, सर से लिया था, सर भी पढ़ाते थे, खुद भी जाके पढ़ती थी। अब देखो, wherever a provision of the act or article simply provides for passing a resolution के बारे में दिया by the company or authority given by the company in general meeting or approval of the company without mentioning the nature of the resolution, आपको बोला नहीं resolution क्या है, ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, आपने आपका नोटिस में सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा रिजोल्यूशन पास होगा, वोटिंग वोटिंग, तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि वो रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के हिसाब से हम उसको लेके चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आपको दे देता है कि ये बताओ ये वोट्स कास्ट सही है ना, नहीं है, गलत है ना, नहीं है, तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको बस ये देखना है कि हमें कहीं स्पेशल रिजोल्यूशन वर्ड मेंशन किया है, तब वो स्पेशल होगा, और एल्स आपका मेहमान ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही है, ठीक है। कौन से बिजनेस, ये ध्यान से देखना, आपको कुछ रिकॉल होगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस से ही, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही होता है ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, consideration of financial statements and reports of board of directors and auditors, and appointment of director in place of those retiring।
क्या समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी बिजनेस, अड्डा अड्डा, ए डी डी ए, ए फॉर ऑडिटर, डी फॉर डिविडेंड, ए फॉर ऑडिटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट ऑफ बी भी आ जाता है, पर आपको स्पेसिफिकली बताने के लिए डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। क्या समझ में आया? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही लगेगा, उसके अलावा जो भी आप अगर कभी मेंशन मत करो तो ऑर्डिनरी माना जाएगा रिजोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? मजा आ गया? स्पेशल रिजोल्यूशन क्या, टाइम वेस्ट नहीं करते। द इंटेंशन टू प्रपोज द रिजोल्यूशन एज अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग और अदर इंटीमेशन। ये होना पड़ेगा, तभी हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन मानेंगे। अगर आपको बोल दिया गया आपके नोटिस में कि ये रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन के तौर पे हम करेंगे, तब ये स्पेशल होगा, नहीं तो हमें पड़ा है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही मानेंगे। हो गया? और नोटिस तो देना ही पड़ेगा। नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन एंड ये प्लस ये प्लस ये। अब आ गया आपका वोट्स कास्ट इन फेवर, जिसमें बच्चों का होता है दिमाग का दही। चलो पहले हमारा वही वैसे पढ़ेंगे। द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन, ये सभी बार रहने दो, आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अगेंस्ट, मैम ये क्या आपने यही बीच का पढ़ना छोड़ दिया? अरे बीच का एक बार रुक जाओ, वो भी पढ़ेंगे। बोला है वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन, जो वोट्स हम कास्ट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन के फेवर में, आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ वोट्स इफ एनी कास्ट। 3 times उससे लेस नहीं होना चाहिए। समझ लो 100 था, 25 लोगों ने बोला कि हम अगेंस्ट में हैं, तो इसका 3 times से कम होना नहीं चाहिए। 4 में कितना आ जाएगा? 3 times कितना होता है? हाँ, 25 आपको एग्जाम में तभी माना जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन में पास माना जाएगा। अभी एग्जाम में कभी कभी होता है कि आपको 75 दे दिया जाता है और आपको बोलते हैं 100 थे, 25 नहीं किया, आप बताओ। आपको सब 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 चीज बता दिया, तो आपको इसका निकालना है। वोट्स कास्ट इज इन अगेंस्ट के 3 times है ना? नहीं, कोई आपको इससे मत करो ना, आप इससे माथापच्ची मत करो, आप इससे माथापच्ची करो। वोट्स कास्ट इन अगेंस्ट से माथापच्ची करो। अगेंस्ट 25 है, अगेंस्ट में 25 वोट्स कास्ट है, तो उसका 3 times कितना होगा? 75। तो 75 है, ठीक है। 78 है, हाँ है। 75 के अबव 75 है ना, उससे अबव कुछ भी होगा तो ये आ जाएगा आपको वोट्स का, ये आपका स्पेशल रिजोल्यूशन का हो जाएगा। और ये आ गया देखो, वेदर ऑन ए शो ऑफ हैंड्स हो, इलेक्ट्रिकली हो, ऑन पोल हो, एज द केस में भी मेंबर जो एंटाइटल्ड है वही लोग वोट करेंगे। प्रॉक्सी में भी माना जाएगा, पोस्टल बैलेट भी माना जाएगा। ये इफ द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग वेर एट ए स्पेशल बिजनेस विल टू बी कंडक्टेड डज नॉट स्टेट द नेचर ऑफ द स्पेशल बिजनेस। अगर आपको स्पेशल बिजनेस क्या है ट्रांजेक्टेड का बताया नहीं कि क्या स्पेशल बिजनेस है, द मीटिंग वुड बी डीम टू हैव बीन कन्वीन्ड इरेगुलरली, वो माना नहीं जाएगा। अगर आपको स्पेशल बिजनेस कर रहे हैं और आप बता नहीं रहे कि क्या भाई क्या स्पेशल बिजनेस है। अब देखो हमने बोला था 4 ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस है सब स्पेशल बिजनेस है। तो बच्चों मेरे, अगर आपको स्पेशल बिजनेस भी करना है तो आपको बताना पड़ेगा भाई ये हम कंडक्ट करेंगे, तभी उसी हिसाब से वो मेंबर शेयरहोल्डर्स आएंगे ना। किसी का कुछ मतलब ही नहीं है उस सब चीजों से, तो नहीं आएगा, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। कंसिक्वेंटली दैट स्पेशल बिजनेस कैन नॉट बी डील। तो वो जो बिजनेस आपने पहले बताया नहीं है वो डील नहीं हो सकता है, वो बिजनेस का कोई डिटेल मीटिंग में नहीं होगा। द मेथड ऑफ वोटिंग माइट बी शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रिकली, पोल और एनी अदर प्रीमेडिटेड मेथड और पोस्टल बैलेट। द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ओनली द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड एंड वोटिंग आर टू बी काउंटेड। जो एंटाइटल्ड है, मतलब बोलो, जिन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया या जिनको अलाउ नहीं किया गया एक्ट की तरफ से या कोई भी रीजन से, उन लोगों को नहीं काउंट करेगा। फर्दर नो नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन मे बी गिवन आइदर बाय द कंपनी और द मेंबर प्रपोजिंग द रिजोल्यूशन। मेंबर खुद भी दे सकता है, कंपनी भी दे सकता है, हमने देखा है, सब हो जाएगा। क्या क्या चीजें जो कुछ कुछ चीजें आपको जस्ट फॉर द एग्जाम्पल दे दिया गया है जो हम लोग ये आपसे कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन से। और अड्डा को छोड़ के जो भी चेंज इन नेम, कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी का आर्टिकल्स चेंज करना है, कंपनी का प्राइवेट कंपनी से पब्लिक बनाना है, कुछ भी इस टाइप का। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको दी गई है। अब जो हमारा तीसरा हीरो है, ये जो हमारा तीसरा हीरो है, सेक्शन 115 रिजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस, हाँ, इसका क्या होगा? इसको मैं ना इरेज कर देती हूँ, तब आपको थोड़ा और क्लियरली, क्योंकि पहले से आपको बनाया हुआ दिखेगा ना, तो आपका मन में हो जाएगा ये मेन है, मैम ने ये पढ़ाया है, मतलब ये मार्क किया हुआ है तो यही मेन है। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप मेरा इधर से अच्छा से देखते रहोगे ना,
तो मैं आपका 1-to-1 सेशन यूट्यूब में लूंगी, अरे क्या है, मैं आपका टेस्ट भी बना दूंगी। लेकिन थोड़ा स्टूडेंट्स होना पड़ेगा, थोड़ा मतलब दो भी होगा, एक भी होगा तो भी चलेगा। कोई एक कोई रेगुलरली भी कोई बच्चा कोई भी है, अगर वो रेगुलरली भी देख रहा है तो आई विल बी देयर फॉर द स्टूडेंट। सेक्शन 100 पर मेरे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सफल हूँ, ठीक है। प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय एनी प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट में लिखा हो कुछ भी, मतलब इसका मतलब एक्ट में कुछ भी, एक्ट में जो लिखा हो वो, या और इन द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का आर्टिकल्स भी बहुत मेन है। स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन, अगर लिखा हुआ है कि स्पेशल नोटिस चाहिए ही, या तो एक्ट में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, या फिर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि स्पेशल नोटिस चाहिएगा। स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफ एनी रिजोल्यूशन, कोई भी ये रिजोल्यूशन पास करने में आपको स्पेशल नोटिस, समझ लो नेम चेंज करने के लिए स्पेशल नोटिस देनी ही पड़ेगी, ऐसा अगर लिखा गया है। नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स। नोटिस कौन देगा कंपनी को, नोटिस कौन देगा ये सब करने से पहले, देखो, नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग। अब कौन कौन दे सकता है इस टाइप की नोटिस, कौन मेंबर्स दे सकता है, हर कोई उठ के नहीं आ सकता है। होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर अगर है, और होल्डिंग शेयर्स ऑन, और बोला है, ये और है, ठीक है। क्या तो 1% ऑफ टोटल होल्डिंग पावर से कम नहीं होना चाहिए उसके पास, या फिर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट सम नॉट एक्सेडिंग 5 लाख हैज बीन पेड अप, मतलब 5 लाख तक का पेड अप आपका है। And the company shall give its members notice of the resolution in the following manner, तो मतलब वो क्या तो 1% होल्ड कर सके, या फिर एग्रीगेट 5 लाख तक उसका पेड अप होके रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्ट में आपका अगर लिखा हुआ है कि इस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए मेंबर को स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी, या फिर आपके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है स्पेशल नोटिस तो देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, लेकिन कौन मेंबर देगा, ये 1% जो टोटल वोटिंग पावर हेल्ड कर रखा है उससे नीचे नहीं, 1% और मोर हो सकता है, या फिर 5 लाख तक का पेड अप कैपिटल एग्रीगेट में उसको दिया हुआ होना चाहिए। द मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच स्पेशल नोटिस जरूरी है, दिया गया आपको यहाँ बुक में। ए रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ऑडिटर, किसी को हमें ऑडिटर बनाना है, किसी को हमें ऑडिटर बनाना है एट द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल एजीएम में अगर आपको किसी को ऑडिटर बनाना है तो उसका आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, अगर आपको समझ लो एक रिटायरिंग ऑडिटर के बजाय किसी नए ऑडिटर को आपको अपॉइंट करवाना है एजीएम में, तो आपको ये देना पड़ेगा स्पेशल नोटिस। और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, मतलब यहाँ पे बहुत खेल और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आपको एक ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट करना है जो ना ही रिटायरिंग ऑडिटर है, रिटायरिंग ऑडिटर को आपको अपॉइंट नहीं करना है, या फिर रिटायरिंग ऑडिटर को हमने पढ़ा, आप आगे भी पढ़ोगे, रिटायरिंग ऑडिटर का जगह अगर किसी को आप अपॉइंट कर रहे हो तो ही आप दे सकते हो, मतलब आज मैं रिटायर हो रही हूँ तो मुझे रीअपॉइंट करने के लिए भी स्पेशल नोटिस नहीं देना है, या मैं अगर आप एक नए नए नवेले ऑडिटर को आप लेकर आ रहे हो ना तब स्पेशल नोटिस, आप समझ में आया, एकदम ब्रांड न्यू ऑडिटर को आप लेकर आ रहे हो, देखो, द वन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर हो उसको अपॉइंट नहीं करे, और प्रोवाइडेड एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, या फिर आपको ऐसा बोला है इसी को आपको अपॉइंट नहीं करना है वापस रिटायर जो हो रहा है, ठीक है, तब आपको ये पास करना है। सेक्शन 140 4, मतलब एक 140 का 4 क्लॉज में दिया हुआ है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जब आएंगे। ए रिजोल्यूशन रिमूविंग ए डायरेक्टर, अब ये ऑडिटर का था, ये डायरेक्टर का है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस एंड अपॉइंटिंग समवन इन द प्लेस ऑफ द डायरेक्टर सो रिमूव, अगर आपको एक डायरेक्टर को रिमूव करना है उसके टर्म ऑफ ऑफिस से पहले, और उसकी जगह किसी और को भी आपको अपॉइंट करना है, वो भी आपको देना पड़ेगा, एंड लिखा हुआ है ना, एंड का बहुत मीनिंग है यहाँ पे, एंड एंड और का, तो आपको ये देना पड़ेगा। सेक्शन 169 का क्लॉज 2 में बताया है आपको स्पेशल नोटिस, तो अभी आप यहाँ पढ़े हो ना तो आपको सेक्शन 140 और सेक्शन 169 में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। दो आपको केस दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, दो केस मतलब दो प्रोविजन से दिया हुआ है। अब देखो प्रोसीजर फॉर स्पेशल नोटिस की प्रोसीजर क्या है मैम। रूल 23 बताता है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 का रूल, साइनिंग ऑफ स्पेशल नोटिस साइन देना पड़ेगा। स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द कंपनी शैल बी साइंड, आइदर इंडिविजुअली कर दो मेंबर या फिर कलेक्टिवली कर दो। कौन कलेक्टिवली कर सकते हैं, आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट होल्डिंग लेस देन 1%, वो टोटल वोटिंग पावर और 5 लाख रुपए जो दे रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ के आगे। ऑन द डेट ऑफ नोटिस, नोटिस के दिन तक, ऑन द, ये इंपॉर्टेंट है, बोलेगा पहले था अब नहीं है,
अरे भाई ऑन दैट जिस दिन नोटिस जा रहे हो उस दिन, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप लोग। सेंडिंग ए नोटिस टू द कंपनी, सच ए नोटिस शैल बी सेंड टू द कंपनी नॉट अर्लियर देन 3 months। 3 महीने से पहले नहीं, मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, नॉट अर्लियर देन 3 months, 3 महीने से पहले नहीं, बट एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग एट विच द रिजोल्यूशन इज टू बी मूव्ड। मतलब आज मीटिंग है, आज आपका मीटिंग है, मीटिंग आया आज 1 दिसंबर, तो इसके 3 महीने पहले, वाह दिन भी बहुत अच्छा है, 1 दिसंबर, तो ये आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने पहले, उससे पहले नहीं, या फिर इसके 14 दिन पहले, तो आपको देना ही पड़ेगा नोटिस। अच्छा, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑन विच द नोटिस इज गिवन इन द डे ऑफ द, मतलब ये क्लियर वर्किंग डे जो होता है ना, डे ऑफ द नोटिस, नोटिस समझ लो आप जिस दिन भी दे रहे हो उस दिन, और मीटिंग को छोड़ के, मीटिंग के डेट को छोड़ के, बस ये तो सिंपल था। पर बच्चों को ना, मुझे पता है सब में भी कहीं ना कहीं एग्जाम में रिकॉल करने में दिक्कत होती है, तो अपने साइड में से लिखते जाओ। अरे भाई खुद से नोट बनाओ, दूसरे के नोट्स के पीछे इतना भागोगे कि कोई और आपको नोट्स बना के देगा, तो वो कितना समझ में आएगा, आप खुद सोचो। जो अभी टाइम नहीं है जिनके पास, उनको मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जिनके पास टाइम है, आप अगर चाहते हो तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी कि जून उनके बच्चे कैसे पढ़े, जून में जो एक मॉड्यूल दे रहे हैं, दिसंबर में जो 2 मॉड्यूल दे रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल वाले बच्चे आप डरो मत, मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी, पर एग्जीक्यूटिव में बहुत कुछ है। मैं सोचती हूँ मैं प्रोफेशनल के लिए भी 1-2 क्लास कोई कोई सब्जेक्ट का लेकर आऊँ, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, जिन सब्जेक्ट्स में, जिन क्लासेस में मुझे ऐसा लगता था पढ़ने का मन नहीं है, या फिर दिक्कत हो रही है, या फिर यार कैसे पढ़ूंगी अकेले अकेले, वो सब ला दूंगी। और नोटिस बाय द कंपनी, अब कंपनी के पास नोटिस आ गया, कंपनी क्या करेगा? आपने देखा क्या किसको साइन वाइन करना है, अपना नोटिस भेज दिया, अब कंपनी क्या करेगा? बैठा तो नहीं रहेगा। द कंपनी शैल immediately after receipt of the notice give its members notice of the resolution, बाकी members को भी देना पड़ेगा ना, at least 7 days before the meeting, इसलिए 14 days का दिया है उधर, ताकि कंपनी के पास भी टाइम रहेगा भाई। मीटिंग के 7 दिन पहले, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ द डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ द मीटिंग इन द मैनर एज इट गिव्स, जनरल मीटिंग का जैसे भी होता है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, अब नोटिस पब्लिश भी तो करनी पड़ेगी हमें न्यूज़पेपर में। वेर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव नोटिस, अगर नहीं दे सकते हैं एज इट गिव्स नोटिस ऑफ एनी जनरल मीटिंग, प्रैक्टिकल नहीं है वैसा देना, पॉसिबल नहीं है, द नोटिस शैल बी पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन, कहाँ पे? इन द स्टेट जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो पूरा फैला दो। सच नोटिस शैल ऑल्सो भी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, ये तो देना ही पड़ेगा इफ एनी ऑफ द कंपनी, कंपनी का नॉर्मली वेबसाइट्स होते ही हैं। सच नोटिस शैल बी पब्लिश एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, एक्सक्लूसिव द डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस, वही 7 दिन पहले, क्या तो आप वैसे नहीं दे सकते मेंबर्स को, तो आप 7 दिन पहले डाल दो। बताओ केस स्टडी क्या है? मैम केस स्टडी करा दीजिए ना, क्यों नहीं कराता मैम, इतना कोई बताता ही नहीं, बोलते केस स्टडी ऐसे आती नहीं है, इस टाइप से नहीं आ जाती है, बता दीजिए मैम। ठीक है, मैं अभी कुछ पीछे के लिए नहीं छोड़ना है हम लोगों को। जय कुमार आर्या वर्सेस छैया देवी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था, चलो देखते, फैक्ट्स देखना है या फिर आपको सबसे पहले क्रक्स? चलो भैया, मैम क्रक्स बताओ, मैम क्रक्स बताओ, मैम क्रक्स बताओ, मैम क्रक्स बताओ। आप लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ क्रक्स चाहिए। क्रक्स मतलब समझते हैं ना, सिर्फ समराइज्ड वर्जन दे दो, पर मैम जाइए पूरे में, बैठो चुपचाप सब लोग, देखो फैक्ट्स ऑफ द केस। द कंपनी रिसीव्ड ए रिक्वेजिशन, कंपनी के पास एक रिक्वेस्ट आया था शेयर होल्डर्स से फॉर कन्वीनिंग एन ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कोई गड़बड़ बात नहीं है, कब आया था, डेट इज इंपॉर्टेंट, 26 मई 2017, ठीक है। विद द फॉलोइंग प्रपोजल्स, क्या क्या था? रिमूवल ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब छैया देवी, प्लेंटिफ क्या होता है? जो कंप्लेंट डालता है, ठीक है। छैया देवी को हटाओ, छैया देवी क्या थी? डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर थी कंपनी की, उसको हटाना है। सेटिंग असाइड ए नोटिस अर्लियर इशूड फॉर अप्रूवल ऑफ एन एजेंडा, कुछ एक एजेंडा था उसको सेट असाइड करना है, जो अप्रूव हुआ था, डेटेड 31 मई 2014 वाला, ठीक है। टू टर्मिनेट द डायरेक्टरशिप ऑफ द डिफेंडेंट्स, डिफेंडेंट जो भी है उसका वो भी हटाना है, डिफेंडेंट जो है ना उसका भी हटाना है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1, जो डिफेंड, इसको हटा के दूसरा डिफेंडेंट को आपको अपॉइंट करना है। डिफेंडेंट मतलब जो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, प्लेंटिफ ने कंप्लेन किया, डिफेंडेंट मतलब जो अपने बोल रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपने वो होता है ना, एक जिसने कंप्लेन किया और एक जो अपना बचाव करता है, तो एक डिफेंडेंट को हटा रहे हैं उसका डायरेक्टरशिप, और एक दूसरे डिफेंडेंट नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ में नाम दिया हुआ है आपका रुक्मिणी देवी, ये नंबर 1 है, एज मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको एमडी बनाना है। ये 3 प्रपोजल है, ठीक है। रिसीविंग द रिक्वेजिशन, प्लेंटिफ छैया देवी को तो आ गया, रेस्पॉन्डेड ऑन 25 अप्रैल, 26 मई में गया उसने, 25 अप्रैल, एक महीना लिया,
alleging that the requisition was not in accordance with section 169। बोला सेक्शन 169 में जो भी लिखा, अब जो बच्चे डायरेक्ट मीटिंग पढ़ के मीटिंग पढ़ने आ रहे हैं उनको थोड़ा देखना होगा। मैं भी आगे ज्यादा जाऊंगी नहीं अभी, ठीक है। 169 डायरेक्टर्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 ये सब जो है ना सेक्शंस, वो सब हमें पढ़ना भी है। रीड विद सेक्शन 115 में जो भी हमारा लिखा हुआ है था, हमने 115 स्पेशल नोटिस का पढ़ा है ना, द कंपनीज एक्ट। उसने बोला ऐसा नहीं है, इन एज मच एज नो स्पेशल, उसने बोला कि कोई स्पेशल नोटिस तो दिया ही नहीं एमडी को हटाने के लिए, डायरेक्टर को हटाने के लिए, है ना, बिफोर द टर्म बाय द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी, एंड इंस्टेड द कंपनी सिंपली रिक्वेस्टेड टू सर्व नोटिस। कंपनी ने ऐसे नोटिस के लिए भी बोला था। दिस अपील इज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेनिंग अदर डायरेक्टर्स फ्रॉम एक्टिंग अपन नोटिस एंड फॉर कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग फॉर रिमूवल। बोला कि बोर्ड मीटिंग करो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नोटिस ओनली कॉल्ड फॉर ए मीटिंग ऑफ बोर्ड टू डिसाइड वेदर एन ईजीएम शुड बी कन्वीन्ड, ईजीएम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और वेयर और नॉट, वेयर मैनेजिंग डायरेक्टर फाइल्ड एन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। उसने भी एप्लीकेशन डाल दी कि देखो भाई फॉर रिस्ट्रेनिंग अदर डायरेक्टर्स, के बाकी डायरेक्टर्स भी नहीं आएंगे इस मीटिंग में इतने डेट में, कि भाई ये तो ड्यूली कन्वेंट मीटिंग नहीं, उसके हिसाब से फॉर कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग इतना तारीख को फॉर आर रिमूवल। तो बोला कि कोई भी डायरेक्टर नहीं आएगा। एंड द सेम वाज अलाउड बाय सिंगल जज, उन्होंने अलाउ भी कर दिया। ऑन सिंगल जज का क्या ग्राउंड था, ऑन द ग्राउंड that there was no proper requisition। उन्होंने बोला कि रिमूवल ऑफ एमडी का कोई अच्छा, आपका कोई भी ढंग से नहीं हुआ है, तो हम नहीं मानेंगे। बट द सेड नोटिस डिड नॉट itself convene an EGM, it only called for a meeting of the board to decide। तो ये ईजीएम का नहीं था, बाद में आया कि ईजीएम का मीटिंग नोटिस नहीं था, वो बस बोर्ड का नोटिस था कि बोर्ड लोग आके बैठो और डिसाइड करो कि एक ईजीएम बुलाना पड़ेगा या नहीं बुलाना पड़ेगा। देयरफॉर द इम्पंग्ड ऑर्डर वाज सेट असाइड एंड नोटिस डेटेड फॉर स्टैंड रिवाइव। बोला कि वापस आ जाएगा, मतलब बोला कि ईजीएम के लिए तो नोटिस था ही नहीं, नोटिस तो बस डायरेक्टर्स को बुलाने के लिए था कि डायरेक्टर्स लोग आप देखो कि ईजीएम कंडक्ट करे या नहीं करे, या फिर नॉर्मल रिमूवल हो जाए, कि कब क्या कैसे, ईजीएम की बातें के लिए बोर्ड मीटिंग थी वो। Court observed that no specific form or format for a requisition prescribed in the act or in any cognate legislation में जो भी दिया हुआ है, so that any document issued by the requisite number of members of the company as specified in section 100 का 2 ऑफ द एक्ट, कुछ दिया नहीं, विच कॉल्स फॉर कन्वेनिंग ऑफ एन ईजीएम वुड बी एलिजिबल टू बी स्टाइल। बोला कि ईजीएम में जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो कुछ है ही नहीं। तो अब जजमेंट क्या पास किया, द कोर्ट हेल्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब चलो सारे जजमेंट वाले बच्चे आ जाओ, हमें फैक्ट से क्या मतलब है, हमें फैक्ट का भी बस क्रक्स दे दो, इसका तो पूरा क्रक्स दे दो। देयर वाज नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द रीजंस फॉर रिमूविंग ए पर्सन फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी प्रायर टू द ईजीएम वेयर सच प्रपोजल। तो इन्होंने बोला ईजीएम का तो बात ही नहीं है ना, इन्होंने बोला ईजीएम तो बुला ही नहीं रहे हो आप लोग तो पहले बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो, तो बोर्ड मीटिंग में कि डायरेक्टर को क्यों रिमूव कर रहे हैं, वो बोर्ड मीटिंग में बताने की इतनी कोई जरूरत नहीं है नोटिस में। आप ईजीएम में बताओ, ईजीएम से पहले बताने की कोई इतनी जरूरत नहीं, नीड नहीं है। फर्दर दैट द नोटिस डेटेड अगस्त में जो भी था, अगस्त 17 वाज इटसेल्फ ओनली नोटिस फॉर फिक्सिंग ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड। उन्होंने बोला कि सिर्फ बोर्ड मीटिंग ही बुला रहे हैं ऑफ द कंपनी, इट डिड नॉट इटसेल्फ कन्वीन एन ईजीएम। ईजीएम तो बोल ही नहीं रहे लोग, तो बोर्ड मीटिंग बुला रहे कि बैठ के देखो रिमूवल होना चाहिए क्या होना चाहिए, only calls for a meeting of the board to decide whether an EGM should be conducted or not। तो हमने पढ़ा है ना, ईजीएम बुलाने के लिए भी हमें बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है कि ईजीएम करना है नहीं करना है, तो ये तो ईजीएम के लिए तो था ही नहीं, रिमूवल तो ईजीएम में होगा, ईजीएम के लिए तो था ही नहीं, तो इतना बवाल क्यों मचा रही है डायरेक्टर साहिबा। Therefore, the question of requisition of the shareholders for holding the EGM would not arise। तो ईजीएम तो आ ही नहीं रहे, ईजीएम की तो बात ही नहीं हो रही भाई, रिक्विजिशन इस लोग ईजीएम की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं सस्ता सा। Further that in the proposed board meeting no decision or removal of MD from the company was to be taken। और उसमें कहीं कहीं एमडी को रिमूवल का कुछ बात ही नहीं था, एमडी का रिमूवल का उसमें ईजीएम बोर्ड मीटिंग में कुछ बात ही नहीं था। बोर्ड मीटिंग में क्या बात था आपका, बोर्ड मीटिंग में वो लोग इसीलिए बुलाया था कि ईजीएम बुलाना है ना नहीं। उन्होंने बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाया था कि ईजीएम बुलाना है ना नहीं, उन्होंने ये डिस्कस नहीं करना है बोर्ड मीटिंग में कि उनको डायरेक्टर को रिमूव करना है ना नहीं। उन लोग बस ये देख रहे हैं कि हमें एक ईजीएम बुलानी है ना नहीं, ठीक है। हेंस द इम्पंग नोट जो ऑर्डर दिया गया था टू सेट असाइड एंड नोटिस डेटेड वुड स्टैंड रिवाइव। पूरा कहानी अगर आपको समझ में आया तो मैं आपको एक बार क्रक्स में वापस बता देती हूँ। मीटिंग आया तो आपके डायरेक्टर ने बोला कि पूरा ये रिक्विजिशन का पूरा नोटिस वोटिस दिया नहीं है, स्पेशल नोटिस है सब दिया नहीं है, 115 115 को वायलेट किया है, 169 को वायलेट किया है इन्होंने, ये वो। तो फिर मेन जो सिंगल जज ने बोला कि हाँ भाई डायरेक्टर इज राइट, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए ये पास किया था रिक्विजिशन, ना कि ईजीएम। ईजीएम की तो सवाल ही नहीं उठती, और ईजीएम की सवाल भी नहीं उठती तो यहाँ में बोर्ड मीटिंग, बाद में जज ने ये भी हेल्ड किया कि बोर्ड मीटिंग में उन लोग रिमूवल की बात भी नहीं था। बोर्ड मीटिंग सिर्फ और सिर्फ केवल उसी चीज के लिए थी कि ईजीएम बुलाना है या नहीं।
तो ये तो कुछ बात नहीं है, होगा बोर्ड मीटिंग, चलो बैठो। और रीजंस देने की ईजीएम में जरूरत भी नहीं है, सॉरी बोर्ड मीटिंग में जरूरत भी नहीं है। बस ये कि एक बात है, आपका बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए इतना कुछ आपको प्रक्रिया देखनी नहीं पड़ेगी। ये है आपका केस का क्रक्स कि मैम ऐसा ऐसा आएगा तो ऐसा लिख सकते हैं। मुझे लगता है वो छाया देवी वाला याद भी हो जाएगा लोगों को। गोदरेज का कोर्ट में क्या बोला था? गोदरेज लिमिटेड ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑब्जर्व द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस एट जनरल जनरल मीटिंग में जो भी बातें होती है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये दिया है, ये आप प्लीज खुद से पढ़ो या फिर मैं बता दूं। चुप चुप, छोड़ो मैं बता ही देती हूँ। The court observed that the heart of the corporate governance, corporate governance के बारे में बोला है, lies कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अब जो बच्चे हैं ना एग्जीक्यूटिव में, उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में नहीं पता है। प्रोफेशनल में बहुत भर भर के है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, और इसके बारे में तो अभी गवर्नमेंट भी बहुत वर्क कर रही है, आईसीएसआई भी बहुत वर्क कर रही है। एंड ए वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल हो कि ताकि अंदर अंदर उन इंडोर मैनेजमेंट आपने पढ़ा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट डेमोक्रेसी अच्छा हो शेयर होल्डर्स के बीच में, ये डेफिनेट हो, वाइटल राइट्स हो मैटर्स में रिलेटिंग टू जो भी कंपनी कैसे चले, कि क्या उनका इक्विटी के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल अमंग दिस टू माई माइंड इज नॉट मेयरली ए राइट टू वोट। जज ने बोला कि सिर्फ राइट टू वोट की बात नहीं है ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम, सो मच एज टू राइट टू यूज द वोट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इन्फॉर्म डिसीजन। मतलब वोटिंग का मतलब ये है कि आपने वोट कर दिया, ये नहीं, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है कि भाई इसको वोट करना है। अभी जैसे आप भी जब जाते हो वोटिंग करने, आप लोग अगर 18 ईयर्स के हो यहाँ पे बच्चे, तो वोटिंग करने जाते हो तो आप लोग हर किसी को थोड़े वोट कर देते हो। आप लोग देखते हो ना उसने 5 सालों में क्या किया है, उसका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है, उसने जनता के लिए सच में कुछ किया है ना नहीं किया। देखो पॉलिटिशियंस के बारे में सबको सच्चाई पता ही है, लेकिन आज मुझे एक बात बताओ, बुरा और बहुत बुरा, आप किसको चूज करोगे? आपको अगर लगता है कि सभी बहुत अच्छे हैं, आप जिसको वोट कर रहे हो बहुत एकदम अव्वल दर्जे का है, तो भी वो फैक्ट तो फैक्ट नहीं है ना भाई। बुरा और बहुत बुरा में आप किसको चूज करोगे? जो आपके लिए थोड़ा भलाई करे और कम बुरा है, थोड़ा अच्छे के कैटेगरी में आता है। तो वो लोग बड़ा इन्फॉर्म्ड है आप, इसके मतलब इन्फॉर्म्ड होना चाहिए इंसान को, मेंबर्स को। दैट नेसेसरी मीन्स द शेयर होल्डर हैज एन इनएलिजिबल राइट टू आस्क क्वेश्चंस। ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछोगे ना अपना पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं कि भाई आपने क्या किया, आप आगे क्या करोगे, तो यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, सीक क्लैरिफिकेशंस एंड रिसीव रेस्पॉन्सेज बिफोर डिसाइड्स विच वे ही विल वोट। शेयर होल्डर को फुल राइट देना चाहिए कि भाई किसको वोट करने से पहले मेरे पास फुल information है ना नहीं। It may often happen that a shareholder is undecided on any particular, उसको नहीं पता है। एट ए मीटिंग ऑफ शेयरहोल्डर्स ही में ऑन हियरिंग ए फेलो शेयरहोल्डर, सुन के वो एक क्वेश्चन रेज किया, भाई मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, और ऑन हियरिंग एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ए डायरेक्टर फाइनली मेक्स अप हिज माइंड, बाद में वो सोचता है। तो इसलिए इन्फॉर्म करो ना, तभी वो अपना दिमाग सोच पाएगा। इन अदर केसेस ही में होल्ड स्ट्रॉन्ग व्यूज एंड में डिजायर टू कन्विंस अदर्स ऑफ हिज कन्विक्शंस। कभी कभी होता है ना, मैं जो बोल रहा हूँ सही, अब आप पॉलिटिकल पार्टीज में तो जा ही नहीं सकते कि वो इसको वोट करो, अरे मैं बोल रहा हूँ ये सही है, अरे ये मेरे चाचा का लड़का लगता है, तो आप नहीं मानोगे ना। हाँ, इसका लोग कन्विंस करने के लिए कैसे लगते हैं, तो कभी कभी वो अपना व्यूज को कन्विंस भी करेगा। ठीक है, दिस में बी इन रिलेशन टू द मैटर्स देर आर नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस टू शेल्डर। शेल्डर को जो ऑब्वियसली नहीं लगता है उसके लिए कन्विंस करेगा ना रिटर्न नोटिस में। अब रिटर्न नोटिस में क्या होता है ना, नोटिस में आपको सब चीजें ढंग से नहीं बताई जाती, पूरा बताया जाता है, लेकिन इतना आप लिखित में नहीं पढ़ सकते जितना मीटिंग में बैठ के आप देख रहे हो। हाँ, ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन पूछने का राइट है, आपको लोगों से डिस्कस करने का राइट है, तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा ना कि गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डिसीजन नहीं लिया जाए आपकी कंपनी में। द राइट परस्यूड एंड राइट टू बी परस्यूडेड। परस्यूड का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परस्यूट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, किसी को थोड़ा सा इंस्टिगेट, मतलब इंस्टिगेट भी अगर मैं बोलूँ, किसी को थोड़ा, हाँ भाई खरीद लो ये बाइक खरीद लो, अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे खरीद लो, अरे ये, अरे वो ऐसा कर रहा है, अरे ये, किसी की चीज को लेके बार बार उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल चीज डाल देना, ठीक है, of vital importance. In an effort of greater inclusiveness, these rights cannot be altogether defenestrated. मतलब एक बार में खत्म नहीं करना चाहिए, राइट चलेगा डायरेक्टर्स का ना, सॉरी शेयरहोल्डर्स का। To say therefore that no meeting is required and that the shareholder must cast his vote only on the basis of the information that has been sent to him by post or email address. तो यहाँ में ये बोला, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट लाइन के ऊपर में आ जाओ, अगर बोलेगा कि डायरेक्ट शेयरहोल्डर्स को इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन दे दिया वो बहुत है, शेयरहोल्डर्स आके ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो क्या वो सही है? क्या वो सही है? क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि शेयरहोल्डर्स हैज द राइट टू, जब आप चार लोगों के बीच में बैठ के थोड़ा डिस्कस करते हो, आपके व्यूज थोड़े चेंज होने लग जाता है, आपको थोड़ा समझ में आने लग जाता है चीजें, है ना, उसके अकॉर्डिंग। एक और केस तो दिया गया,
where special notice is issued by the respondent. रेस्पोंडेंट ने स्पेशल नोटिस इशू कर दिए फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ पेटिशनर, जिसने पेटिशन डाली थी उसका चेयरमैन को हटाओ। कंपनी वाज नथिंग बट टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, बोला कंपनी को कुछ नहीं है, सब में बस पब्लिसिटी जानी है, बार बार चीजें को बाहर लेकर आना है एंड कंपनी को डिफेम करना है, अमाउंटिंग टू अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लो पेटिशनर कंपनी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिकेशन, सर्कुलेशन और रीडिंग एट सच नोटिस एट फोर्थ कमिंग एजीएम। बोला कि आपको जरूरत नहीं है इतना कुछ पब्लिकेशन पढ़ने की, हमें लगता है कि आपको बस थोड़ा सा फेम के लिए कर रहे हैं, आजकल होता है ना फेम, मनी, फेम। आज मैंने ना एक बहुत अच्छी, मैं आपको मैंने ये आप मैं आपने देखा होगा ना डी गुकेश के बारे में, आपको पता है ग्रैंड मास्टर गुकेश, जो अभी आज के डेट में जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो अभी ग्रैंड मास्टर है। उनके नाम के आगे मैं ये आराम से लगाती हूँ तब उनको रेस्पेक्ट मिलेगा। है हालांकि वो 18 ईयर्स का, मुझसे काफी छोटा है, बट एज इज जस्ट ए नंबर, हाइट इज जस्ट ए नंबर, बहुत चीजें जस्ट एक नंबर ही होता है, हम बहुत जल्दी मेजर करते हैं। उनका मैंने आज एक रील, मैंने यूट्यूब में शॉर्ट्स देखा। अब आप बोलोगे मैम आप यूट्यूब यूज करते हो, आप शॉर्ट्स देखते हो, रील देखते हो? रील बहुत कम, इंस्टाग्राम मेरा, मेरे फ्रेंड्स लोग अब मुझे इंस्टाग्राम में रील भेजने बंद कर दिए उन्होंने। ठीक है, वो मोटिवेशन नहीं बट इसमें बोल रही हूँ आपको भी। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली एक, कि ये जो सम डिस्ट्रैक्शंस आर नीडेड, मतलब उन्होंने बोला कि आई डोंट यूज इंस्टाग्राम ट्विटर एंड एनीथिंग, मेरा टीम मैनेज करता है, कभी कभी यूट्यूब में सॉन्ग सुनने चला जाता हूँ, बट समटाइम्स नाउ आई फील समटाइम्स कि सम डिस्ट्रैक्शंस आर नीडेड, सम डिस्ट्रैक्शंस आर नीडेड। आप ऑल टाइम एक ही जगह में घुसे रहोगे तो उसका मतलब बहुत लोग क्या मनाएंगे, देखो मैं भी थोड़ा, मैं तो 1 घंटा रील यूज कर रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं बोला कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके उनका जो मेन फोर्टे चेस है, चेस के अलावा भी लाइफ है, चेस ही सिर्फ एक लाइफ नहीं, चेस लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब मैं भी आप लोगों को ये बात बोलूंगी, आप पढ़ने बैठोगे चलो थोड़ा रील, अरे रील में क्या रखा है यार, पढ़ते जाओ ना, आपको अपना करियर बनाना है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको अपने कितने सारे ड्रीम्स है, आज माउंटेन्स में जाना है ना, नहीं है आप लोगों को? हाँ, आज पता है ना कि हर चीज में खर्चे लगते हैं, हर चीज में पैसे इतने इतने लग जाते हैं। ठीक है, फ्लाइट टिकट्स हो, ट्रेन टिकट्स हो, जो भी आपको जैसे भी जाना है, बहुत खर्चे लगते हैं यार। सपने पूरे करने के लिए, कुछ देखने के लिए भी आजकल हर चीजों का बहुत ज्यादा कीमत है। ठीक है, तो लाइफ टाइम मोमेंट्स को अपने दिमाग में रखने के लिए भी तो आपको पढ़ लो, आप क्यों किसी और का रील देख रहे हो जबरदस्ती के? हैं, पढ़ाई करो, रील क्यों देखना है किसी का कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? ये मैंने इसलिए लाइट नोट में बोला कि एक अच्छा सा हमारा टॉपिक कुछ समय डन हुआ, ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना हैवी केस लो भी हमने पढ़ा तो कूल डाउन होने के लिए, चलो आज जितना मेरे अंदर शक्ति होगी एक बार में कराने के लिए, क्योंकि आज संडे है और ऐसे मैं कराती हूँ क्लास, बट आज मैं क्लास नहीं करा रही हूँ। हाँ, आज मेरे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, मैम आज क्लास है, आप बताओ, मैं हफ्ते में 7 दिन क्लास करा रही हूँ, कौन से बच्चों को? क्लास 9 10 के बच्चों को, बताओ। उन लोग खुद बोले कि मैम अब बख्श दो, हम आज नहीं आएंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे आएंगे, मतलब देखो सबका अपना अपना है, बट आज मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैं लगातार पूरा पूरा वीक उनको क्लास कराया है, तो आज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भी मैंने रिकॉर्ड करके नहीं डाली है। और मेरा अगर मूड होगा ना, मैं बुला लूंगी उनको, देखती हूँ कि कौन बच्चे घर पे है, कौन बच्चे संडे के मूड में घूमने गए है कि नहीं। द रिजोल्यूशन इज प्रपोज एज मोशन, अब रिजोल्यूशन को किस नाम से बोला जाता है? मोशन। अब मोशन का बहुत सारा मतलब है, जो बच्चे साइंस में बहुत अच्छे थे स्कूल टाइम में उनको थोड़ा हम रोक देते हैं। मोशन रिजोल्यूशन कब बनता है? ओनली आफ्टर द रिक्विजिट मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैव एडॉप्टेड इट, मतलब मोशन, एक मोशन पास होता है, मतलब आपको होता है कि बताओ फॉर अगेंस्ट ऐसा। लेकिन मोशन रिजोल्यूशन तभी बनता है जब नॉर्मल लोगों ने जो जितना मेजोरिटी वोट्स आना चाहिए, मेजोरिटी लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया होगा, तभी वो रिजोल्यूशन बनता है कि हाँ द रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। रिजोल्यूशन पास कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक मोशन डालना पड़ता है, एंड व्हेन द मोशन इज एक्सेप्टेड, मेजोरिटी लोग आ चुके हैं, रिक्विजिट मेजोरिटी अटेंड हो चुका है, उस टाइम पे वो रिजोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, मोशन मोशन किस में होना चाहिए? एकदम लिखा हुआ है, शुड बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द मूवर, जिसने मोशन डाली है, एंड पुट टू वोट एट द मीटिंग में चेयरमैन, मोशन का चेयरमैन ही चालू करता है,
कौन करेगा? मूवर। इन केस ऑफ कंपनी मीटिंग्स ओनली सच मोशंस आर प्रपोज्ड आर कवर्ड बाय द एजेंडा। आपका नोट्स टू एजेंडा आपने पढ़ा होगा, नोट्स टू एजेंडा में जो है बस वही मोशंस आपके कवर होंगे। हाउएवर सर्टेन मोशंस में अराइज आउट ऑफ डिस्कशन, कभी कभी होता है डिबेट होती है, बातचीत होती है, तो क्या होगा? एंड मे बी अलाउड व्हेन नो स्पेशल रिजोल्यूशन इज मैंडेटेड। अब बात अच्छा से सुनना, आप बोलोगे कि मैम हमने पढ़ा है स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए हमें नोटिस में बतानी पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि डिस्कशन करते समय, बातचीत करते समय ऐसा आ गया कि भाई इसके लिए भी मोशन डालो। आप क्या करोगे? वो मोशन आप वापस से ले सकते हो, अगर रिजोल्यूशन में उसका मैंडेटरी नहीं है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एक्ट में कहीं मैंडेटरी नहीं है आपका कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। पैरा 7.1, ठीक है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 मतलब SS2 provides that every resolution shall be passed by a member and seconded by another member। एंड मतलब एक मेंबर रिजोल्यूशन पास करेगा, दूसरा उसको बैक करेगा। सेकेंडेड मतलब वो भी देखिए, हाँ सही है, वो भी उसको उस पे अपना योगदान देगा। द मोशन बीइंग डिस्कस्ड में अंडरगो एन अमेंडमेंट, कोई चेंजेस भी हो सकते हैं इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन। बातचीत होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो सटीक रहते हैं अपने बात करते हैं कि नहीं मैं ही सच हूँ, मैं ही सच हूँ। कभी कभी आप थोड़ा अपना, जब लोगों से बात करते हो, व्यूज को बदलो मत, बट व्यूज को आप एक्सपांड तो कर ही सकते हो ना। एन अमेंडमेंट इज एनी अल्टरेशन टू द मेन मोशन। अमेंडमेंट का मतलब पता है बच्चों को, CA सब के बच्चों को, CMA बच्चों को अमेंडमेंट का बड़ा पता होता है। आपने मेन जो पढ़ा उसमें जो चेंजेस आ गए वही अमेंडमेंट होता है कि नहीं? मेन मोशन प्रपोज बाय मेंबर बिफोर इट इज वोटेड अपन, मतलब अमेंडमेंट क्या है? मेन मोशन में जो ऑल्टरेशन आ रहे हैं वोटिंग से पहले वो हो जाता है अडॉप्टेड, उसके बाद मतलब वोटिंग एंड अडॉप्टेड, वोटिंग होने से पहले और उसको वोटिंग को मान लिया जाने से पहले जो भी चीजें आपकी ऑल्टरेशन हो रही है मेन मोशन में, उसी को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में बी प्रपोज बाय एनी मेंबर हु हैज नॉट ऑलरेडी स्पोकन, जो अभी तक कुछ बोला ही नहीं मेन मोशन में, वो भी वो बोल सकता है। और हैज नॉट प्रीवियसली मूव्ड एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बस दो ही जन ला सकते हैं, जिन्होंने अभी तक मोशन में कुछ बोला नहीं है, या फिर उसने कोई खुद से कोई अमेंडमेंट पहले भी नहीं दिया। तो बार बार एक ही आदमी अमेंडमेंट ला रहा है तो वो तो नहीं होगा। बट ए फॉर्मल मोशन कैन नॉट बी अमेंडेड। एक फॉर्मल जो हो गया ना, पूरा बन चुका है मोशन, वो अमेंड नहीं हो सकता। लाइक द मेन मोशन एन अमेंडमेंट शुड ऑर्डिनरीली बी इन राइटिंग भी होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए, जो मूवर है वो ये। द टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट शुड बी डेफिनिट होना चाहिए, ऐसे वगैरह नहीं होना चाहिए। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन ऑलरेडी रेज्ड अपन, मतलब ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपका डिसाइड हो गया, बार बार उसी पे आप अमेंडमेंट ला रहे हो तो नहीं होगा। एट द सेम मीटिंग, उस मीटिंग में it should be relevant to and in keeping with the main motion which it seeks to amend and must not merely negate the main motion or introduce earlier new subject। एक नया सब्जेक्ट ही कंप्लीटली आप लेकर आओ मोशन से तो नहीं हो, वो दूसरा मोशन बनाओ। इसको अमेंडमेंट को नेगेटिव मत करो, और नया सब्जेक्ट बनाना है तो नया मोशन बनेगा ना भाई। द चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट। आपका पूछ सकते हैं कि चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया, क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं एग्जाम में बोलूं, एक मोशन का अमेंडमेंट पास हुआ था, चेयरमैन ने बोला मैं नहीं मानूंगा, बताओ चेयरमैन वाज राइट और रॉन्ग? आपको ये लिख के आना है, ऐसा क्वेश्चन मतलब आपको ये लिख के आना है पूरा, यहाँ से थोड़ा बताना है मोशन क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके बस हो गया। चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट ऑन वेरियस ग्राउंड सच एज इनकंसिस्टेंट। वो बोल, और क्या क्या ग्राउंड, अगर ग्राउंड तो देना ही पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट है, रिडंडेंट है, गलत है, इररिलेवेंट है, बेमतलब का एक्सेट्रा। व्हेन एन अमेंडमेंट हैज बीन मूव भी हो गया, अमेंडमेंट लोगों ने मान भी लिया एंड सेकंड भी कर दिया। सेकंडेड हमने पढ़ा है, seconded by another member on the main motion। seconded discussion on the main motion season, main motion तो खत्म हो चुका है अब, and discussion on the amendment अब start हो जाएगा। anyone may speak on the amendment even if he has already spoken on the main motion। main motion में बोला, आप amendment नहीं ला सकते हो जब आप main ज्यादा बोल चुके हो, amendment आने के बाद आप speak कर सकते हो, ठीक है। but no one is allowed to speak twice on the same amendment। बस आपको amendment related कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको लगेगा एग्जाम का amendment, ये पढ़ के जाना है भाई। आफ्टर द अमेंड, एक ही आदमी एक ही अमेंडमेंट को लेके दो बार नहीं बोल सकता है। आफ्टर द अमेंडमेंट हैज बीन थोरोली डिस्कस इट इज पुट टू वोट। इफ द अमेंडमेंट इज कैरिड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बॉडी ऑफ द मेन मोशन। मेन मोशन में लिख दिया जाएगा। द ऑल्टर्ड मोशन विच इज नोन एज सब्सटेंटिव मोशन, ऑल्टर्ड मीन्स चेंज्ड मोशन, जो मोशन को अमेंड किया गया उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन, इज देन पुट बिफोर द मीटिंग के मतलब मीटिंग में बता दिया जाता है। इफ द अमेंडमेंट इज लॉस्ट, डिस्कशन ऑन द मेन मोशन इज अमेंडमेंट खत्म तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो अब आपका मेन मोशन चालू हो जाएगा। बट इफ द सब्सटेंटिव मोशन इज पुट टू वोट एंड लॉस द ओरिजिनल मोशन, अगर वो खत्म हो गया वोटिंग से पहले तो मेन मोशन आप चालू कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग के वोट भी हो गया और उसके बाद वो उसका वो खत्म हुआ ना, लॉस्ट हुआ, तब आपका ओरिजिनल मोशन रिवाइव नहीं हो सकता।
any number of amendments of the motion can be moved. An amendment to alter another amendment can also be moved. एक amendment को वापस से alter करना can also be moved, but an amendment can be amended only once. मतलब आपने emotion है, ये motion को change कर दिया, इसको भी अगर आपको change करना कर सकते हैं, बट एक इसका बस वो 3 लेयर ही है. समझ में आया आपको? समझ में आया? ये मोशन है, आपको आपने इसको अमेंड किया, इसको आप बस एक बार ही अमेंड कर सकते हो, इसके बाद फर्दर अमेंडमेंट नॉट अलाउड. कि क्या बवाल चल रहा है, ऐसे तो मीटिंग खत्म ही नहीं होगी ना. क्या कर रहे कंपनी का टाइम खा रहे हो. व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू द मेन मोशन हैज बीन मूव्ड, मेन मोशन में बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं, द ओरिजिनल मोशन में बी विथड्रॉन बाय कॉमन कंसेंट. मतलब इतना अमेंडमेंट आ रहे तो ओरिजिनल को हटाओ फिर. And a new motion incorporating all the amendments एक ही बार में लेकर आओ. The chairman has the discretion to decide in what order the various amendments should be taken up for. chairman बोले कि chairman decide करेगा. तो amendment ये बहुत ही अलग टॉपिक है, बच्चे इसको नहीं पढ़ के जाते, लेकिन सीएस आईसीएस से हमेशा बोलता है कि बुक में जो है हमने जो दिया है कंटेंट, यू हैव टू स्टडी. हमने अमेंडमेंट डाली है तो यू हैव टू राइट अबाउट द अमेंडमेंट. बच्चे हमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अमेंडमेंट प्लीज मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे पढ़ लेना. आप लोग अभी नेशनल स्टेज में हो, मैं बोलूंगी सीएस के. एग्जीक्यूटिव में बहुत आपका दिमाग खराब किया जाता है, आपको टेस्टिंग बहुत होती है एग्जीक्यूटिव में. मैं ये नहीं बोलूंगी प्रोफेशनल बहुत इजी है, प्रोफेशनल भी वो है, पर प्रोफेशनल में आप थोड़े से रेडी रहते हो चैलेंजेस के साथ. इसलिए हर बच्चे का एक ही उम्मीद रहता है, मुझे पता है, कि मैम एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए ना तो फिर शांति है, कि अब पता है कि प्रोफेशनल में हमें कैसे क्या बिहेव करना है. तो अच्छा से पढ़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं. रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर. अब रिजोल्यूशन आ गया, एग्रीमेंट्स हो गया, अब वो कहाँ जाएंगे, रजिस्टर को लेके जाओ. सेक्शन 117 प्रोवाइड्स दैट ए कॉपी ऑफ एवरी रिजोल्यूशन और द एग्रीमेंट जो भी है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर स्पेसिफाइड, सब कुछ दिया हुआ है, टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होना पड़ेगा, शेल बी फिल्ड इन फॉर्म MGT 14. MGT 14 बहुत इंपॉर्टेंट है. किसको, विद इन रजिस्टर, कितने दिन में, 30 days में, ऑफ इट्स पासिंग और मेकिंग द रजिस्टर शेल रजिस्टर द सेम. मतलब MGT 14 में 30 दिन के अंदर अंदर. जब मैं जोश में आ गई थी पढ़ाते पढ़ाते, MGT 14 देखते जोश में आ जाती, क्योंकि ये फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ एक्सेप्शंस है. स्पेसिफाइड आईएफसी पब्लिक कंपनी आपको बहुत जगह मिलेगी. स्पेसिफाइड आईएफसी प्राइवेट कंपनी कैन फाइल ए कॉपी ऑफ एवरी रिजोल्यूशन और द एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स टुगेदर इन MGT 14 विद द रजिस्टर विद इन, ये दिया हुआ है आपको, ये इंपॉर्टेंट, ये दिया हुआ 60 days. इसमें क्या था, आप अपने ना ये लिख लो, आपको ना टाइमलाइन में आप ज्यादा मार्किंग कर लो. इसमें आपको कितना दिया हुआ है, 30 days दिया हुआ है. इसमें आपको कितना दिया हुआ है, आईएफसी स्पेसिफाइड पब्लिक और प्राइवेट, और बच्चे घबरा जाते हैं कि पब्लिक को ही दिया जाएगा. आप पूरा पढ़ो क्वेश्चन, इसको 60 days तक ये लोग कर सकते हैं, इनको थोड़ा बेनिफिट दिया गया है. इन केस द कंपनी, अब क्या होगा अगर कंपनी फेल टू फाइल द रिजोल्यूशन और द एग्रीमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं किया तो क्या होगा, सच कंपनी शेल बी लायबल टू ए पेनल्टी. पेनल्टी होगी 10,000 रुपीज. एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग, आपका फेलियर चलते रहेगा, विद फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूस. मतलब 30 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया, 30 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया, तो आपका 10,000 का पेनल्टी. लेकिन अब 10,000 का पेनल्टी लग गया, 10,000 का पेनल्टी लगने के बाद भी आप कंटिन्यू ही है आपका फेलियर, तो हर दिन के आपको 100 रुपए काटे जाएंगे. सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज. 2 लाख रुपीज तक पहुंच सकता है. मतलब देखो, ताकि आपको पता है कि भाई इतना मत पीछे जाओ. आप सोचेंगे 100 100 रुपया करके कितना ही कट जाएगा, लोगों ने किया है, लोगों ने डिले किया है. एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द एंड हु इज इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, अगर कंपनी आपका बंद हो रही, the company if any shall be liable to a penalty of 10,000 rupees. तो जो भी ऑफिसर उसमें लिंक्ड है उसको भी 10,000 रुपीज देना पड़ेगा. इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर उसका क्या होगा, 100 रुपया फॉर ईच डे एंड आफ्टर द फर्स्ट यूनिवर्सल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, इसका है 50,000. चलो हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में. इसका हम ना थोड़ा नोट्स बनाए क्या, नोट्स बनाए क्या. हाँ, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ, हम बनाएंगे नोट्स. वी विल मेक सम प्रिटी गुड नोट्स. अरे अरे ये क्या हुआ. Everything is lost.
गिव मी 2 मिनट्स। आप प्लीज ये वीडियो को यहाँ से स्किप कर देना, ये थोड़ा मुझे जगह नहीं मिल रही है। आ जाइए, थोड़ा हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाते हैं, ठीक है। बोला है ये जो आपका रेजोल्यूशन है या फिर आपका एग्रीमेंट है, कैसे नोट्स बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा इजी है, आपने सुन लिया, बनाओ चलो। रजिस्टर को फाइलिंग टू द रजिस्टर कब होना चाहिए? ऑल कंपनीज विद इन 30 days। एंड वाला जो कंपनी कौन सा, IFSC, पब्लिक हो या प्राइवेट, उनका क्या विद इन 60 days, मतलब जब से आपका मीटिंग हुआ। फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर क्या है बच्चों? MGT 14 हो गया। अब अगर नहीं किया तो पेनल्टी, फील्ड टू डू सो, टू डू सो मतलब अबव ऐसा। पेनल्टी क्या है कंपनी का? 10,000 रुपीज। एंड अगर कंटिन्यू है, आपको रुको, कंटिन्यूइंग फेलियर है, देन 100 रुपीज अप टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। एवरी ऑफिसर, ऑफिसर में किसको इंक्लूड किया गया? स्पेशली आपको लिक्विडेटर का बोलेगा, एग्जाम में ऐसे ही दे देगा। देखो इतना पेनल्टी याद नहीं होता है, और फिर भी मैं दे रही हूँ 10,000 रुपीज। एंड कंटिन्यूइंग फेलियर में, कंटिन्यूइंग फेलियर में कितना है, वही है 100 रुपया। इसका बस है 50,000 रुपया, 50,000। देखो हो गया, ये आपका नोट्स बन गया। आपको अब डिटेल में पढ़ना नहीं, ये ऐसे ही होता है। आपने अगर पढ़ लिया अच्छा से, एक बार आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं बोलूंगी आप फिर से भी जाके खुद से भी पढ़ो, ऐसे पढ़ा जाता है। या प्लीज आप इसको ले लो, ठीक है। इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। अब बस मैं 2 मिनट लूंगी आपका जस्ट ये बताने के लिए। मैंने ये पूरा पूरा एक एक लाइन रीड किया है, आप भी जाके एक एक लाइन रीड करो एंड फिर ये नोट्स आपके काम आएंगे। अब सपोज मैं आपको सिर्फ नोट्स बना के दे रही हूँ, आप खुद जाके एक बार भी पढ़ ही नहीं रहे हो। मैंने ये नोट्स मेरे साथ अब बनाया आपने, अब आपका क्या ड्यूटी है, एक बार आप डिटेल में तो आप पढ़ लो, फिर आप ये सब देखो, खुद से भी बनाओ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो करना है करो। विद दिस वन, ओ वी आर नॉट डन। कहाँ क्लास खत्म हुई है? अभी तो क्लास शुरू हुई है। चलो थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या, लार्ज? अब से चलो, रिजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स आर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इज अंडर। क्या क्या रिजोल्यूशंस हो सकता है रजिस्टर को देने के लिए? सबसे पहले अपना हीरो स्पेशल रिजोल्यूशन। फिर resolutions which have been agreed to by all the members of a company, सबने एग्री किया है, but which if not so agreed to would not have been effective for their purpose unless they had been passed as special, मतलब जो एग्रीड हुआ है वही, ठीक है। और जो एग्रीड नहीं हुआ है वो भी आपका
फेशियल रिजोल्यूशन से ही होगा, ठीक है। एनी रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई भी रिजोल्यूशन पास हुआ है, और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू द, किस चीज का रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट और वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ एमडी, एमडी रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप कैसे करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख लो एस सर, यहाँ पे आप लिख लो रिजोल्यूशंस एग्रीड बाय ऑल, थोड़ा सा क्रक्स में पढ़ना तो पड़ेगा। ये हो गया एमडी रिलेटेड, एमडी का कुछ भी वो भी आपको डालना है, ठीक है। फिर आ गया रिजोल्यूशंस और एग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन एग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, जिन्होंने एग्री कर दिया, बट which if not so agreed same number 2 के जैसा would not have been effective for their purpose unless they had been passed by a specified majority otherwise in some particular manner, and all resolutions or agreements which have specifically bind such members, मतलब जो भी है, अगर ये आपका रिजोल्यूशन पास हुआ है क्लास ऑफ मेंबर्स, आप लिख सकते हैं क्लास ऑफ मेंबर्स का है, और अगर वो पास नहीं होता तो स्पेसिफाइड रिजोल्यूशन या फिर आपका स्पेस अनलेस दे बीन पास बाय स्पेसिफाइड मेजोरिटी हो, या फिर अदरवाइज इन सम पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मेजोरिटी लेके जो भी है उस हिसाब से हो, मतलब पूरा मेजोरिटी रिजोल्यूशंस में ही होना पड़ेगा। रिजोल्यूशंस रिक्वायरिंग ए कंपनी टू बी वोंड अप के लिए हो, वाइंडिंग अप के लिए आप लिख लो यहाँ पे रिजोल्यूशंस पास्ड इन पर्सन टू सेक्शन 179, 179 आपका ये डायरेक्टर्स वगैरह का था ना, सॉरी आपका नॉमिनेशन रेमिनेशन कमिटी कमिटी ये सब की थी शायद तक, ठीक है, उसके बारे में 179 ही ना। हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही था 179, सॉरी मैम, पहले मैंने डायरेक्टर्स ही बोला था मैंने, ठीक है। देखो अभी भी मतलब एकदम उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, रेमुनरेशन वाला में, कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे एक बार टीचिंग एडवांटेज तो दे ही सकते हो, तो इसलिए चेक कर लिया, वो डायरेक्टर्स वाला ही था। फिर क्या, नोटिस कंटेन इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ इस रिजोल्यूशन पास्ड, अगर आपको लोन्स के लिए है तो भी आपका हो सकता है, ठीक है, जैसे बैंकिंग कंपनी का, कोई भी एनबीएफसी का, किसी का भी। फिर फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशंस पास इन पर्सन ऑफ सेक्शन 179 विद रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, ये आपका हो गया सेक्शन 179 आपका डायरेक्टर्स वाला हो गया। मुझे एक्चुअली ना फोन आने लग जाते हैं स्टूडेंट्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स डिस्क्लोज किया जाता है ना, जनरल मीटिंग की है ये, ठीक है। एनी अदर रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट एज में बी स्पेसिफाइड इन द पब्लिक डोमेन में जो भी लिखा हुआ है, ये आपका एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर आप नहीं सकोगे तो मैं कराऊंगी। ये मेरा एक क्लास यहाँ पे डन, हम बात करेंगे नोटिस ऑफ मीटिंग की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड आई विल टेक योर लीव, क्योंकि मुझे, मैं क्या बोलूँ, संडे को भी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, कॉल आने लग जाता है, मेरा थोड़ा ध्यान भटक जाता है पढ़ाते बीच में, तो वो मुझे नहीं करना है। ऑब्वियसली आप लोग इस प्लेटफॉर्म में आके मुझे क्लास देख रहे हो, तो मुझे वो नहीं करना है। देखो मैंने फंबल भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं फटाफट से, होगा तो थोड़ा कॉल्स आ रहे हैं उसको लेके, क्योंकि पेरेंट्स का कॉल है, तो लेकर मैं आपसे बात करती हूँ। स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स के मिड टर्म्स ये सब चल रहे हैं, एंड क्लास 10 के प्री बोर्ड्स है, तो थोड़ा सा मुझे देखना है। मैं आती हूँ, रॉन्ग नहीं पढ़ाया मैंने, 179 का आपको क्लैरिफाई भी कर दिया, तो प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं और कैसे, मैं मुझे और इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली मैं इम्प्रूव करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आई नो कि लर्निंग कभी रुकती नहीं है लोगों की, ठीक है। आई एम सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, अगेन एंड अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ध्यान रखो,